नमस्कार। आइए विधान और संविधान सीरीज में आज हम लोग देखते हैं बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010। इसमें हर एक सेक्शन को हम लोग देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने चर्चा किया था बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम। उस अधिनियम को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा उसका विस्तृत नियमावली इस नियमावली के तहत अंकित किया गया है। इसको हम हर एक सेक्शन को, कुल 32 नियम है इसमें, 32 नियम को हम लोग इसमें देखेंगे और जहां ज़रूरत महसूस होगी तो आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए सबसे पहला नियम देखते हैं। जैसा कि पूर्व अधिनियम के व्याख्या में भी हम लोगों ने बताया था, किसी भी अधिनियम या नियम में पहला सेक्शन या नियम ये रहता है कि उस नियमावली का नाम क्या है, विस्तार क्या होगा और कब से यह प्रभावी होगा। तो पहला नियम ये आप देखेंगे, यह नियमावली बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक रूपता रहे और यह तुरंत के प्रभाव से लागू होगी। दूसरा नियम जिसमें कि विभिन्न शब्दों का परिभाषा दिया गया है इस अधिनियम के लिए। परिभाषा से क्या, इसका क्या रेलेवेंस रहता है किसी भी अधिनियम या नियम में। इसका सबसे बड़ा उपयोग यह है किसी भी शब्द को हम मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट ना करें। जो शब्द हमने चयन किया है उसके मीनिंग में, परिभाषा में एक रूपता बनी रहे ताकि ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के लिए ससेप्टेबल ना हो। इसके लिए हम लोग उस नियम में परिभाषा जरूर जोड़ते हैं और प्रायः ये नियम 2 या कहीं कहीं 3 में दिया रहता है। कुछ महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें अधिनियम से तात्पर्य, अधिनियम को परिभाषित किया गया है। अधिनियम से तात्पर्य बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 रहेगा। धारा से तात्पर्य बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा से होगा। सक्षम प्राधिकार, इसका तात्पर्य भूमि सुधार उपसमाहर्ता DCLR या अनुमंडल में उपसमाहर्ता भूमि सुधार के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, मतलब जो भी DCLR के चार्ज में रहेंगे। समाहर्ता से मतलब है जिले का समाहर्ता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आयुक्त से अभिप्रेत है प्रमंडल, संबंधित प्रमंडल का आयुक्त। भूमि, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, भूमि से मतलब है सरकारी भूमि अथवा संरचना सहित रैयती भूमि यदि कोई हो। इसमें भूमि को, भूमि का मतलब प्रायः आम बोलचाल के भाषा में केवल ज़मीन समझते हैं। तो ज़मीन मतलब भूमि ही केवल नहीं, उस पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो भी भूमि के परिभाषा में आता है, जहाँ तक इस अधिनियम और नियमावली की बात है। आगे देखते हैं आवंटित भूमि या बंदोबस्त भूमि। इसका मतलब ऐसी भूमि जो आवंटित या बंदोबस्त की जाती है या जिस पर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की अनुसूची 1 में वर्णित अधिनियमों में से किसी एक के तहत रैयती अधिकार समाहित हो गए हों, वो सारी भूमि आएंगे। उसी तरीके से आवंटी या बंदोबस्तधारी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा भूमि की बंदोबस्ती की गई है अथवा वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल अधिनियमों में से किसी एक के तहत भूमि पर रैयती अधिकार प्राप्त कर लिया है। यहाँ एक चीज़ रिमाइंड करना चाहेंगे, अनुसूची 1 में अगर आपको याद हो तो 6 अधिनियमों की चर्चा की गई थी, नियमों की चर्चा की गई थी, जिसमें कि BT एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म, भूदान, ये सारे BPPST सारे एक्ट, नियम, अधिनियम समाहित थे। तो उसमें जो यहाँ अनुसूची 1 कहने का मतलब वही है, उन 6 एक्ट में जिसको रैयती अधिकार प्राप्त हुआ है वो बंदोबस्तधारी कहे जाएंगे। इसी तरीके से रैयत, तो BT एक्ट 1885 के प्रावधान के तहत परिभाषित जो रैयत है वही इस अधिनियम और नियम के लिए रैयत की परिभाषा होगी। सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार। इस तरीके से ये सब महत्वपूर्ण कुछ परिभाषा था
जिसको मैंने दिखाया। बाकी आप स्वयं भी देख सकते हैं, अधिवक्ता, वैध प्रतिनिधि, प्रधान लिपिक, लिपिक, अनुमंडल पदाधिकारी, सो एंड सो फोर्थ। ये पहले 2 नियम में दिया गया था। इसका प्रयोग क्या है भाई? तो इसका प्रयोग है, यह सुनिश्चित करता है कि पूरे अधिनियम के दौरान तकनीकी शब्दों का अर्थ एक ही हो, अर्थ स्पष्ट हो, दोनों ही चीज। एक तो कि समानता हो और दूसरा कि क्लैरिटी हो। अब आते हैं भाई, अधिनियम में दिया गया था इसका इस अधिनियम का जो इंटेंशन था वो 2 था। पहला, सिविल कोर्ट के लोड को कम करना, और दूसरा, भूमि विवादों का निराकरण कराना त्वरित गति से। तो इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, कैसे वो इंटेंशन को हम लोग अचीव कर सकते हैं, कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये अध्याय 2 में शुरू होता है कि वाद का निष्पादन कैसे किया जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे इस पूरे अधिनियम का क्रियान्वयन कैसे होगा। इसको मैंने एक फ्लो चार्ट से बनाने की कोशिश किया, समझाने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। इसमें सबसे पहले कोई भी आवेदक जो पीड़ित पक्ष होगा आवेदन करेंगे, फिर उसका कार्यालय, जिस कार्यालय में वो आवेदन दाखिल करेंगे, उसके कर्मी उस आवेदन की स्क्रूटनी करेंगे। अब तो खैर ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में भी उसको डिफेक्ट चेक करते हैं, वो स्क्रूटनी है। अगर सही पाया गया तो उसको एक नंबर देते हैं, फिर संबंधित पक्षकारों को नोटिस करेंगे। नोटिस करने के उपरांत रिप्लाई प्राप्त होगा, इसमें जो रेस्पोंडेंट हैं उनके तरफ से। फिर सुनवाई होगी। अगर लोकल इंक्वायरी की ज़रूरत पीठासीन पदाधिकारी को महसूस होती है, वो लोकल इंक्वायरी करा सकते हैं। फिर उस पर सुनवाई होगी, फिर फाइनल ऑर्डर होगा, और उससे अगर कोई भी पक्ष विक्षुब्ध है तो वो कमिश्नर सर के यहाँ अपील दाखिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नियम 3, सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन दायर करने की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया होगी? आवेदन कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसके ज़मीन पे किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या अन्य सीमा का विवाद, सीमा मतलब सीमांकन विवाद हो, तो उसमें वो कैसे आवेदन दाखिल करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना उनको शुल्क अदा करना होगा, करना भी होगा कि नहीं करना होगा, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले नियम 3, सक्षम प्राधिकार। सक्षम प्राधिकार का मतलब डीसीएलआर या डीसीएलआर के जो भी चार्ज में हो के कार्यालय की भूमि विवाद प्रशाखा में आवेदक के द्वारा स्वयं प्रतिनिधि किसी समुचित रूप से प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पे नियम ने स्पष्ट किया है कि ये जरूरी नहीं है कि अधिवक्ता के माध्यम से ही कोई न्यायालय में रिलीफ लेने आए, या तो वे स्वयं या किसी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या फिर वकील के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसको करेंगे भाई? तो यूजुअली हम लोग पेशकार करते हैं, वो लिपिक या प्रधान लिपिक कोई भी हो सकते हैं, जिसको कि सक्षम प्राधिकार ने प्राधिकृत कर रखा हो। प्रधान लिपिक या सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य लिपिक प्राप्त आवेदन के विरुद्ध रसीद प्रदान करेगा। भाई कोई साक्ष्य होना चाहिए कि हाँ हमने आवेदन दिया है, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट देंगे, तथा प्राप्त आवेदनों की एक पंजी जो प्रपत्र 1 में संधारित की जाएगी में प्रविष्टियां करेगा। परंतु एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे, अब ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो हर एक चीज डिजिटल है, रियल टाइम बेसिस में आप उसको चेक कर सकते हैं। अब कहता है नियम 3 का उपनियम 2, इसमें कहता है उपनियम 1 के तहत आवेदन कितने प्रतियों में जमा करना है, आपको आवेदन दाखिल करना है तो 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार एकाधिक व्यक्तियों को एक साथ मिलकर एक ही आवेदन देने की अनुमति दे सकता है यदि वाद कारण तथा प्रार्थित राहत की प्रकृति समान हो अथवा मामले में इनका समान हित सन्निहित हो। मतलब मल्टीपल व्यक्ति एक ही आवेदन दे सकते हैं। कब? जबकि जो रिलीफ मांगा जा रहा है उसका नेचर समान हो या फिर सबों का उसमें हित निहित हो। तो दोनों ही केस में अलग अलग केस दाखिल करने, अलग अलग केस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें एक ही केस फाइल किया जा सकता है
सक्षम प्राधिकार के अनुमति से। नटसेल में कह सकते हैं कि आवेदन दाखिल करने का क्या है, या तो वो वकील स्वयं व्यक्ति या अपने द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या वकील के द्वारा 3 प्रतियों में आवेदन दाखिल किया जाता है या किया जा सकता है। इसका प्रयोग क्या है, एक निर्धारित प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया ये सुनिश्चित करता है। नियम 3। अब आते हैं नियम 4, आवेदन दायर करने का स्थान। तो नो डाउट ये आवेदन DCLR साहब सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में दायर किया जाएगा। शुल्क तो 100 रुपये का शुल्क देना है। अगर कोई अत्यंत गरीब है तो उसको वेवऑफ भी कर सकते हैं सक्षम प्राधिकार। और जिसमें राज्य सरकार की ओर से आवेदन दाखिल किया जाएगा उस पर कोई न्यायालय शुल्क दे नहीं होगा। आप देख सकते हैं प्रत्येक आवेदन के साथ 100 रुपये का शुल्क होना चाहिए। आवेदन राज्य सरकार की ओर से दाखिल किया जाता है तब उस पर कोई न्यायालय शुल्क दे नहीं होगा। और सक्षम प्राधिकार यदि संतुष्ट हो कि निर्धनता के आधार पर आवेदक विहित न्यायालय शुल्क अदा करने में असमर्थ है तो वह न्यायालय शुल्क अदा करने से ऐसे आवेदक को उन्मुक्त कर सकता है। परंतु इसके लिए क्या है, उन्मुक्ति तथ्यों के संबंध में आवेदक को सक्षम प्राधिकार की संतुष्टि हेतु प्रमाण पत्र दायर करना होगा। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, तो इसलिए साक्ष्य है तब फिर वेवऑफ किया जा सकता है। 4(2) में कहता है यदि किसी अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दायर किया जाता है तब उसके साथ मुद्रांक युक्त तथा 5 रुपए के कल्याण मुद्रांक युक्त समुचित वकालतनामा संलग्न होना चाहिए। मतलब वेलफेयर स्टाम्प और एक मतलब मुद्रांक युक्त वकालतनामा वेलफेयर स्टाम्प के साथ उनको जमा करना होगा। यदि आवेदन प्रतिनिधि के माध्यम से दायर किया जाता है तब उसके साथ आवेदक के द्वारा समुचित प्राधिकार संलग्न होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। अब आते हैं नियम 5 में मुख्य रूप से क्या 3 बातें बताई गई हैं। व्यक्ति 100 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा, पहला चीज़। अगर सरकार की तरफ से आवेदन दाखिल किया जाता है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्धनता के आधार पर अगर आप दावा करते हैं तो आपको उसके संदर्भ में प्रमाण पत्र देकर आप वेवऑफ आवेदन शुल्क करा सकते हैं। उसमें एक और बात बताई गई है कि अगर कोई वकील आपके ओर से आवेदन दाखिल करते हैं तो प्रॉपर वकालतनामा विथ वेलफेयर स्टाम्प होना चाहिए, और कोई किसी को आप प्राधिकृत करते हैं तो प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ये था नियम 5। अब आते हैं 6 में। अब इसमें कहता है आवेदन के तथ्य। अब आइए नियम 6 ये बताता है कि ठीक है आप आवेदन देंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, आवेदन के साथ क्या क्या आपको देना है, या आवेदन जो आप देंगे उसमें आप जो लिखेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें ये निर्धारित करता है कि ये कहता है नियम 3 के अधीन दायर प्रत्येक आवेदन में संक्षिप्त रूप से तथ्यों तथा प्रार्थित सहायता के आधार, आप अगर कोई भी रिलीफ मांग रहे हैं, किसी कारण से पीड़ित हैं, तो वो पीड़ित होने का या रिलीफ मांगने का आधार क्या है, ऐसे आधारों की अनुवर्ती रूप से संख्या दी जा सकेगी। मतलब एक से अधिक भी ग्राउंड हो सकते हैं। प्रत्येक आवेदन यथासंभव डबल स्पेस में अच्छी गुणवत्ता, अच्छे पेज पे आपको दोनों तरफ से स्पेस छोड़ के टंकित किया हुआ होना चाहिए आपका आवेदन। एक अलग आवेदन प्रस्तुत करके अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए करने की तब तक आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वैसे प्रार्थना मूल आवेदन, अगर मूल आवेदन में भी आपने वो रिलीफ मांगा है तो अलग से फिर कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है। ये 6 नियम 6 का उपनियम 3 ये बताता है। नियम 6 का उपनियम 4, कोई आवेदक आवेदन दायर करने के उपरांत किसी अंतरिम आदेश या निर्देश के लिए आवेदन दायर कर सकेगा, और आवेदन के साथ यथासंभव निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे। पहला, जिस आदेश के विरुद्ध या जिससे संबंधित आवेदन दायर किया गया है उसकी अभिप्रमाणित सच्ची प्रति माने सर्टिफाइड कॉपी, आवेदक के आधारभूत तथा आवेदन में संदर्भित दस्तावेजों की
प्रतियां, अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो जो जिसके आधार पर आपका क्लेम है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये 3 चीज आपके दस्तावेज के साथ होने चाहिए। अब आते हैं नियम 6 का उपनियम 5 का ख। इसमें कहता है उपधारा क में संदर्भित दस्तावेज किसी अधिवक्ता या किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित किए जाएंगे और हर दस्तावेज अनुलग्नकों के रूप में क्रमांकित होगा। एनेक्सर 1, 2, 3, 4 आपको ये इंडेक्सिंग करना होगा। जहां किसी प्रतिनिधि के द्वारा आवेदन दायर किया जाता है उसे ऐसे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज ऑथराइजेशन लेटर भी संलग्न करना होगा। जहां अधिवक्ता दायर करते हैं तो उसके साथ उचित रूप से निष्पादित वकालतनामा पूर्व में भी बताया गया। और उपनियम 6 अभिवचन को उसी विधि से ये सत्यापित करना होगा, जिसका सत्यापन कैसे करेंगे तो ये दिया गया है CPC 1908 के आदेश 6 नियम 15। तो इस जो विधि यहाँ निर्धारित है उसी विधि से आपको इसको सत्यापित करना होगा। मतलब हर आवेदन के हर फुटनोट में हस्ताक्षर करता है, ऑथराइज्ड पर्सन कर रहा है तो वो, या फिर वकील साहब कर रहे हैं तो अधिवक्ता करेंगे। अब आते हैं नियम 7 में। हम लोग याद करें, इसमें अभी जो फ्लो चार्ट मैंने दिखाया था तो उसमें बताया था सबसे पहला आवेदन, फिर उसके बाद क्या होगा स्क्रूटनी। तो अब हम इस पे बात करते हैं। इसका उल्लेख नियम 7 में किया गया है। नियम 7 में कहता है आवेदनों की संवीक्षा। नियम 3 के उपनियम 1 के तहत प्रत्येक आवेदन पर आवेदन को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने की नियमानुसार मानी गई तिथि को अंकित करेगा तथा अंकन को हस्ताक्षरित करेगा। ये तो नियम 3 के में ही बताया गया था कि आप प्रधान लिपिक को देंगे, प्रधान लिपिक उसकी एंट्री लेगा एक रजिस्टर में, बताया गया था। उसके बाद यदि संवीक्षोपरांत आवेदन सही पाया जाता है तब सम्यक रूप से निबंधित होगा और इसे एक क्रम संख्या दी जाएगी। आज के डेट में ये ऑनलाइन किया जाता है। डिफेक्ट चेक के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं आवेदन सही है तो वो एक्सेप्ट करते हैं और एक नंबर पड़ जाता है, और अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो हम लोग उसको रिवर्ट करते हैं और फिर आवेदक एप्लीकेंट उसको सुधार के फिर से वापस हमें करता है, तब फिर हम उस पर केस नंबर देते हैं। यही बातें नियम 7 में बताई गई हैं। अब आते हैं नियम 8 में। तो आप देखेंगे पहले आवेदन प्राप्त हुआ, फिर उसकी स्क्रूटिनी हुई, उस पर केस नंबर पड़ गया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नोटिस करते हैं। तो ये नियम 8 में उल्लिखित किया गया है, प्रक्रिया बताई गई है। आते हैं देख लेते हैं नियम 8 नोटिस या आदेश की तामीला की विधि। किसी व्यक्ति पर तामीला की जाने वाली किसी सूचना या आदेश का तामीला, जिस व्यक्ति पर उसका तामीला किया जाना है उससे या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या उस सूचना या आदेश से संबंधित भूमि या उसके अंश के प्रभारी उसके प्रतिनिधि को उसकी सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा मुहरबंद प्रति देकर या उपलब्ध कराकर तामीला कराई जा सकती है। नोटिस का तामीला कैसे कराया जा सकता है? तो ये 4-5 तरीके से जो नियम 8 में दिया गया है, कुल 7 तरीके यहाँ बताए गए हैं। इस तरीके से आप नोटिस का तामीला कराएंगे। पहला नियम 8 का उपनियम 1 कहता है कि नोटिस का तामीला की विधि, किसी व्यक्ति पर तामीला की जाने वाली किसी नोटिस, जिस व्यक्ति पर उसका तामीला किया जाना है उसे या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि जो ड्यूली ऑथराइज्ड हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव या उस सूचना या आदेश से संबंधित या भूमि उसके अंश से प्रभारी उसके प्रतिनिधि को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित मुहरबंद प्रति देकर उपलब्ध कराकर तामीला कराई जा सकती है। दूसरा है कि अगर वो स्वयं व्यक्ति नहीं है तो फिर उसके फैमिली मेंबर को हम लोग तामीला करा सकते हैं, तब उस व्यक्ति के साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को तामीला किया जा सकेगा। फिर तीसरा है कि अगर वो भी ना हो तो जिस व्यक्ति को आपने प्रति दी है या उपलब्ध कराई है उसका हस्ताक्षर मूल सूचना या आदेश के ऊपर तामीला की स्वीकृति के रूप में प्राप्त। यहाँ कहता है या तो उसे स्वयं या उसके लिए किसी प्रतिनिधि या उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भी अगर आप नोटिस देते हैं तो उससे आपको हस्ताक्षर
उसका हस्ताक्षर मूल सूचना के ऊपर लेना है और उसको तामिला माना जाएगा। जहां जिस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को सूचना या आदेश का तामिला किया जाना है, प्राप्ति हस्ताक्षरित करने से इनकार कर देता है और या जहां तामिला करने वाला अधिकारी पर्याप्त तथा यथासंभव प्रयासों के बावजूद सूचना या आदेश का तामिला किए जाने वाले व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाता है तथा उसके लिए सूचना या आदेश का तामिला स्वीकार करने के लिए कोई प्रतिनिधि प्राधिकृत नहीं है या अन्य कोई व्यक्ति जिसको तामिला किया जा सके नहीं है, तब जिस घर में व्यक्ति जिसे सूचना या आदेश संबंधित हो सामान्य तौर पर रहता हो, जिस घर में सामान्य तौर पर रहता हो या लाभ के लिए व्यवसाय या कार्य करता हो, उसके बाहरी दरवाजे या घर के किसी स्पष्ट द्रष्टव्य भाग पर, स्पष्ट द्रष्टव्य भाग पर का क्या मतलब है, जाए तो वो एकदम सामने दिख जाए। स्पष्ट द्रष्टव्य भाग पर उस व्यक्ति के कार्यालय अगर कोई हो के बाहरी दरवाजे पर सूचना या आदेश की प्रति चिपकाकर तामिला किया जा सकता है। ये इतने सारे क्यों बताए गए हैं, ताकि ये व्यवहारिक समस्या है। तो और किसी भी सिविल केस में सर्विस ऑफ नोटिस को विभिन्न जजमेंट में न्यायालय ने बहुत क्रिटिकल माना है, इसलिए सर्विस ऑफ नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए ये कई एक स्थिति आपके यहाँ अंकित किए गए हैं। इस तरीके से नियम 8 सर्विस ऑफ नोटिस से संबंधित था। अलग अलग परिस्थिति दिए गए हैं, किस परिस्थिति में उसको सर्विस ऑफ नोटिस माना जाएगा, ये 7-8 तरीके दिए गए हैं। इसमें ये देख लेंगे। इसमें प्रमुख रूप से व्यक्तिगत आप दे सकते हैं, उसके परिवार के सदस्य को दे सकते हैं, किसी को ऑथराइज कर रखा है तो उस प्राधिकृत व्यक्ति को दे सकते हैं। जब कोई नहीं मिलता है तो आप चिपका सकते हैं, डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। और तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जितने भी आवेदन आते हैं उसमें उसका व्हाट्सएप नंबर ज़रूर ले लें और उनके व्हाट्सएप पर भी आप दे सकते हैं। उसको भी अब इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के रूप में माना गया है। इससे क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी दूसरा पक्ष अगर आप सुनने जा रहे हैं, विवाद 2 पक्षों में है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्टरम पार्टम के तहत ये एक अनिवार्य है कि हाँ दोनों ही पक्ष को ये जानकारी हो कि ऐसा कोई विवाद है, दोनों ही पक्ष अपने अपने बातों को रख सकें। इससे न्याय में ट्रांसपेरेंसी आता है और स्वीकार्य भी होता है वो। अब आते हैं नियम 9। नियम 9 अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो तो हमने देखा था, आवेदन दाखिल हुआ, उसकी समीक्षा हुई, नोटिस हुआ, अब हम लोग रिप्लाई कौन करता है, तो रेस्पोंडेंट करते हैं। तो उस पार्ट को हम लोग देखते हैं। वो नियम 9 में बताया गया है, प्रतिवादी के द्वारा उत्तर एवं अन्य कागजात दाखिल किया जाना। नियम 9 का उपनियम 1 कहता है, वाद के प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के लिए इच्छुक प्रत्येक प्रतिवादी 3 प्रतियों में आवेदन पर अपना उत्तर तथा अपने द्वारा आधारभूत माने जाने वाले कागजात को पेपर बुक आकार में सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में आवेदन की सूचना के तामिला के एक पक्ष के अंदर दायर करेगा। मतलब नोटिस जिस भी डेट को सर्व हुआ हो उसके एक पक्ष के अंदर प्रतिवादी 3 प्रतियों में आवेदन पर अपना उत्तर तथा एविडेंस आधारभूत अपने उत्तर पे जो भी उनको लगता है कि ये दस्तावेज रेलेवेंट है तो वो दाखिल कर सकेंगे। नियम 9 का उपनियम 2। उपनियम 1 के तहत दायर उत्तर में प्रतिवादी वादी द्वारा आवेदन में उल्लिखित तथ्यों तथा बनाए गए आधार को स्पष्ट रूप से स्वीकार, अस्वीकार उपनियम 1 के तहत दायर उत्तर में प्रतिवादी वादी द्वारा अपने आवेदन में उल्लिखित तथ्यों एवं बनाए गए आधारों को स्पष्ट रूप से स्वीकार, अस्वीकार या स्पष्ट करेगा, जैसा भी एज द केस में भी, तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्य भी समर्पित कर सकेगा जो
वाद में न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक समझे जाएं। इसमें क्या था, पहला में नियम 9 के 1 में कहता है वाद के प्रतिवादी के लिए इच्छुक प्रत्येक प्रतिवादी 3 प्रतियों में आवेदन पर अपना उत्तर दाखिल करेंगे। उत्तर में क्या क्या होना चाहिए, तो उत्तर में प्रतिवादी वादी द्वारा दिए गए आवेदन में उल्लिखित तथ्यों तथा बनाए गए आधार को या तो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, या स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी तो उसे स्पष्ट करेंगे, या कोई अतिरिक्त तथ्य जिससे कि न्याय उचित निर्णय पर पहुंचा जा सके वो प्रस्तुत करेंगे। उपनियम 3, प्रतिवादी उपनियम 1 के संदर्भित दस्तावेजों के साथ उत्तर की एक प्रति वादी या उसके अधिवक्ता एज द केस में भी को तामीला करेगा तथा उत्तर के साथ ऐसे तामीले का साक्ष्य दायर करेगा। एक कॉपी या तो वादी को या उनके अधिवक्ता को वो तामीला कराएंगे ताकि ये कहा जा सके कि नहीं जो वादी हैं, जो उनको जो एक पक्षकार वो हुए जिन्होंने वाद लाया है, तो उन्होंने जो कुछ भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं न्यायालय में या जो भी उनका अभिवचन है उससे वे अवगत हैं। इसलिए ये एक नेचुरल जस्टिस के लिए अनिवार्य विषय वस्तु है। उपनियम 4 क्या कहता है, सक्षम प्राधिकार आवेदक अथवा शिकायतकर्ता को प्रत्युत्तर, दस्तावेजी साक्ष्य तथा साक्ष्यों की सूची जिन्हें वह परीक्षित करना चाहता हो दायर करने के निमित्त 1 सप्ताह का समय दे सकता है। यहाँ पर क्या है, रेस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स फाइल किया, उस पर रिजॉइंडर माने प्रत्युत्तर देने के लिए सक्षम प्राधिकार 1 सप्ताह का समय वादी शिकायतकर्ता को देंगे ताकि वो अपना प्रत्युत्तर दाखिल कर सकें। अगर कोई दस्तावेजी साक्ष्य देना चाहते हैं तो वो दे सकें, कोई गवाही कराना चाहते हैं तो किन किन से गवाही कराना चाहते हैं गवाहों की सूची दें। अब उपनियम 5, ये जितने भी अभिवचन, दस्तावेज, जो कुछ भी दिया जाएगा इसके सुनवाई के क्रम में, प्रोसीडिंग कार्यवाही के क्रम में उन सभी अभिवचनों को CPC के आदेश 6 नियम 15 में विहित तरीके से सत्यापित किया जाएगा। अब आते हैं नियम 10, अभिलेखों का अवलोकन। तो इसमें दोनों ही पक्षकार मतलब सभी पक्षकार वादी प्रतिवादी लिखित आवेदन कर अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं। इससे इतर कोई अन्य व्यक्ति जो इसमें पक्षकार नहीं है वो भी अगर चाहे तो लिखित आवेदन करेगा और उस पर सक्षम प्राधिकार उन्हें लिखित अनुमति दे सकेंगे। सक्षम प्राधिकार की लिखित अनुमति से अभिलेख का अवलोकन वो कर सकते। आते हैं नियम 11, सुनवाई की तिथि और स्थान अधिसूचित किया जाना। तो आदेश फलक पर सक्षम प्राधिकार तिथि अंकित करते हैं, उस तिथि को सुनवाई होगा और नियत स्थान सक्षम प्राधिकार मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का न्यायालय होता है जो उनके कार्यालय में आसपास में ही होता है, तो वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। अब आते हैं नियम 12 और 13 में चूँकि ये स्पष्ट करना चाहेंगे, आज जब हम लोग अधिनियम देख रहे थे तो उसमें देखे थे 90 दिन का समय दिया गया है। BLDR मतलब बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वादों के निष्पादन हेतु 90 दिन निर्धारित किए गए हैं। यथासंभव उसको 90 दिन में निष्पादित किया जाना है। तो इसके लिए ये संभव है कि आवेदक निर्धारित तिथि पर उपस्थित ना हो, या फिर कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि प्रतिवादी ना आए, तो दोनों ही को अलग अलग नियम से 12 एवं 13 में दोनों ही परिस्थितियों के लिए प्रावधान इसमें दिए गए हैं। यदि आवेदक उपस्थित नहीं होते हैं, उनके स्तर से चूक होती है, तो वाद को खारिज किया जाएगा, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट किया जा सकता है सक्षम प्राधिकार के द्वारा।
और उस केस में जबकि केस को डिसमिस फॉर डिफॉल्ट कर दिया गया है और तब आवेदक आवेदन दायर करते हैं जिसमें वो ऐसे आधार प्रस्तुत करते हैं कि उनके गैरहाजिरी का पर्याप्त कारण था, तब सक्षम प्राधिकार संतुष्टि की दशा में उस वाद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये 12 में दिया है। तो नियम 12 का उपनियम 1, यदि आवेदन की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर या किसी अन्य तिथि पर जब ऐसी सुनवाई स्थगित हुई हो, आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपस्थित न हो, तब सक्षम प्राधिकार अपने स्वविवेक से या तो प्रमाद के लिए आवेदन को खारिज कर सकता है या गुणों पर उसका निर्णय कर सकता है। मतलब आवेदक नहीं भी है तो या तो खारिज हो जाएगा या फिर उनके एब्सेंस में ही उसका निर्णय सक्षम प्राधिकार कर सकते हैं। प्रमाद के लिए डिसमिस फॉर डिफॉल्ट होने की दशा में अगर आवेदक 30 दिनों के अंदर आवेदन को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन दाखिल करते हैं और अपने आवेदन में अपने गैर हाजिरी का पर्याप्त कारण वो देते हैं, सक्षम प्राधिकार यदि उससे संतुष्ट होते हैं तो उस वाद को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। इससे क्या होता है? इससे ये सुनिश्चित हो पाता है कि कोई भी पक्ष अनावश्यक रूप से मामले को न लटकाए और इसका ससमय निष्पादन संभव हो सके। इसी प्रकार से जब रेस्पोंडेंट अनुपस्थित होते हैं, जब नियत तिथि पर रेस्पोंडेंट नहीं आते हैं, तब फिर सक्षम प्राधिकार स्वविवेक से सुनवाई स्थगित कर सकते हैं या आवेदन की एक तरफा सुनवाई एवं निर्णय कर सकते हैं। यहाँ भी इसके करेक्शन के लिए स्टेप दिया गया है। मान लीजिए कि नोटिस का तामीला नहीं हुआ हो या बहुत सारे जगहों पे देखते हैं कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं किसी भी कारण से, तो उनको सूचना नहीं मिली हो, उनके जानकारी में संज्ञान में नहीं हो और जिसकी वजह से वो नहीं रहे, तो उनको भी ये अधिनियम नियम प्रावधानित करता है इसमें कि वो एक्स पार्टी हियरिंग को निरस्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ये नियम 13 का उपनियम 2 ऐसा कहता है। जब आवेदन को प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया हो, ऐसा प्रतिवादी सक्षम प्राधिकार से एक तरफा सुनवाई के आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है तथा यदि ऐसा प्रतिवादी सक्षम प्राधिकार को संतुष्ट करे कि उस पर सूचना का उचित तामीला नहीं हुआ या सुनवाई के लिए आवेदन का पुकार किए जाने के समय वह उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ, सक्षम प्राधिकार उसके विरुद्ध एक तरफा सुनवाई के आदेश को निरस्त करने का एक आदेश ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे पारित कर सकता है तथा आवेदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए एक तिथि निर्धारित कर सकता है। मतलब एक्स पार्टी हियरिंग को वो निरस्त करेंगे और फिर से तिथि निर्धारित करेंगे जिस पर वो सुनवाई कर सकेंगे। परंतु यदि आवेदन की एक तरफा सुनवाई का आदेश ऐसी प्रकृति का हो कि इससे मात्र एक प्रतिवादी के विरुद्ध निरस्त नहीं किया जा सके, तब सक्षम प्राधिकार इसे सभी या किसी अन्य प्रतिवादी के विरुद्ध भी निरस्त कर सकते हैं। मल्टीपल रेस्पोंडेंट था और उसमें यह संभव ना हो कि केवल एक के लिए ये किया जा सके, तो सबों के लिए या जो चाहते हैं उन सब के लिए वो निरस्त कर सकता है उनके फेवर में। फर्दर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। सुनवाई का स्थगन, चूँकि बहुत सारे जटिल मामले भी, जमीन से जुड़े मामले जटिल ही होते हैं प्रायः, तो उसमें अगर पर्याप्त कारण है तब तो एडजर्न किया जा सकता है ताकि वो साक्ष्य, जमीन के मामलों में प्रायः यह देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए वो प्राप्त करने में कभी कभार बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि वो तो या तो अवेलेबल नहीं रहता है या फिर नए ज़िले बने हैं तो नए ज़िलों में होता नहीं है,
पुराने जिलों में जाके खोजना निकालना काफ़ी वक्त लगता है। तो जेन्युइन कारण से अगर कोई भी पक्षकार समय मांगता है तो उसमें समय दिया जा सकेगा सक्षम प्राधिकार के स्तर से, परंतु बगैर कोई कारण के अगर आप एडजर्नमेंट मांगते हैं तो उसके लिए सक्षम प्राधिकार को कॉस्ट इम्पोज करने का भी इसमें शक्ति दिया गया है। नियम 14, सक्षम प्राधिकार पर्याप्त कारण दर्शाने पर कार्यवाहियों के किसी भी चरण में पक्षकारों या उनमें से किसी को समय दे सकेगा तथा आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकेगा। सक्षम प्राधिकार जैसा वह उचित समझे स्थगन के कारण व्यय के संबंध में आदेश पारित कर सकेगा। अब आते हैं नियम 15 पर, जिसमें कि सुनवाई की बात कही गई है। तो आप देखेंगे हम लोगों ने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें रिप्लाई के बाद अगला जो स्टेप है वो सुनवाई हियरिंग का था। सुनवाई में दो परिस्थिति उत्पन्न होते हैं। एक तो कि जो अभिवचन उन दोनों पक्षकारों के द्वारा समर्पित किया गया है उसी के आधार पर अगर निर्णय लेना संभव हो पाया तो सक्षम प्राधिकार उनके अभिवचन के आधार पर इस अधिनियम और नियम के प्रावधानों के तहत रीजन्ड ऑर्डर पारित कर सकेंगे। और यदि उसमें स्थानीय जांच की आवश्यकता होती है या फिर विटनेस कराने की मतलब गवाहों के परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है तो स्थानीय जांच प्लस गवाहों के परीक्षण के उपरांत सुनवाई करने के उपरांत सकारण आदेश पारित सक्षम प्राधिकार के द्वारा किया जा सकता है। तो यह परिस्थिति नियम 15 में कोडिफाई किया गया है। नियम 15 क्या है? सुनवाई, स्थलीय जांच, साक्ष्यों का परीक्षण, तदुपरांत वाद का निष्पादन। जैसा मैंने पहले बताया, पहला अभिवचनों के समापन के बाद सक्षम प्राधिकार पक्षकारों को सुनेगा और यदि कोई और साक्ष्य या स्थानीय जांच आवश्यक न हो तब इस संबंध में अधिनियम के सामान्य एवं विशिष्ट प्रावधानों के अध्ययन पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर वाद को डिस्पोज ऑफ करेगा। दूसरा, जिसमें कि स्थानीय जांच और साक्ष्यों के परीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है, वो नियम 2 में उसको कोडिफाई किया गया है। यदि स्थानीय जांच की आवश्यकता हो, सक्षम प्राधिकार स्वयं जांच कर सकेगा अथवा किसी अन्य लोक सेवक या अधिवक्ता को स्थानीय जांच संचालित करने और प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। सक्षम प्राधिकार स्थानीय जांच के लिए कमीशन भी निर्गत कर सकेगा। अब ये तो हो गई स्थानीय जांच की बात। उसमें अगर विटनेस कराना, गवाही कराना हो, तब यदि सक्षम प्राधिकार साक्ष्यों के परीक्षण को आवश्यक समझता है तो वह विवाद के पक्षकारों को आवेदन या शिकायत के पक्ष में तथा उसके खंडन में साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। सक्षम प्राधिकार सुनिश्चित करेगा कि विवाद के पक्षकारों के द्वारा साक्षी बिना किसी अनुचित विलंब के प्रस्तुत किए जाएं तथा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्यों का परीक्षण दिन प्रतिदिन के आधार पर किए जाएं। मतलब डेली बाय डेली बेसिस पे विटनेस कराना होगा या करान। दूसरा यह है कि साक्ष्यों की सूची जो है वो भी तुरंत उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि ये डेली बाय डेली इसका परीक्षण कराते हुए उसके बाद सुनने के उपरांत आदेश पारित किया जा सके। अब नियम 15 का उपनियम 4 ये कहता है कि सुनवाई के समापन सक्षम प्राधिकार सुनवाई के समापन, स्थानीय जांच, साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अंतिम रूप से पक्षकारों को सुनेगा और उसके बाद इस अधिनियम नियम के प्रावधानों, विशिष्ट प्रावधानों के तहत एक रीजन्ड ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर पारित कर सकेगा। 15.5 पर आते हैं। 15.5 कहता है आशंकित
अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली अथवा विवादी भूमि पर निर्मित संरचना के अनधिकृत तथा गैर कानूनी तोड़े जाने की स्थिति में, इन दो परिस्थितियों में वो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकार अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर सकेगा। किस किस परिस्थिति में? तो आशंकित अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली या फिर विवादी भूमि पर निर्मित संरचना के अनधिकृत तथा गैर कानूनी तोड़े जाने की स्थिति में, इन दोनों में उनको अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने की शक्ति दी गई है। सक्षम प्राधिकार नियम 15 का उपनियम 6, ये बार बार मैंने रिपीट किया है। सक्षम प्राधिकार का जो आदेश होगा तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए, उन्हें तर्कपूर्ण आदेश पारित करना है और इस प्रकार वो वाद का निष्पादन करेंगे। अब आते हैं नियम 16। अब आते हैं नियम 16। नियम 15 में एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे कि इसका क्या औचित्य है। ये जिसमें इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को निषेधाज्ञा लागू करने का भी, निषेधाज्ञा की भी अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने का जो शक्ति उसमें निहित की गई है। इसका यूटिलिटी क्या है? जब विवादित भूमि हो उस स्थिति में यथास्थिति बनाए रखने और साक्ष्य जुटाने के लिए ये ज़रूरी होता है, टाइम बाय करना होता है। उस दौरान उस पर विधि व्यवस्था का इशू न अराइज हो जाए, इसके लिए ये नियम उपयोगी है। अब आते हैं नियम 16 पे। नियम 16 क्या कहता है? वादों की दिनपत्री तथा निष्पादन की समय सीमा। तो समय सीमा निर्धारित की गई है 3 महीना और एक कैलेंडर बनाना चाहिए। कैलेंडर बना सकते हैं, यूजुअली ऐसा तो होता नहीं है लेकिन बनाना चाहिए। वादों की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकार एक दिनपत्री तैयार करेगा और जहां तक संभव हो दिनपत्री के अनुसार वादों की सुनवाई तथा निर्णय करेगा। ये जरूर करना चाहिए। प्रत्येक वाद स्थानांतरित होकर प्राप्त हुए वाद एवं कार्रवाई जहां तक संभव हो निबंधन की तिथि से 3 महीनों के अंदर सुने और निर्णित किए जाएंगे। यथासंभव इन्हें 3 महीने में निष्पादित करना है। उसी अनुरूप ये अधिनियम और इसका नियम ये अपेक्षा करता है सक्षम प्राधिकार से कि वो एक दिनपत्री तैयार कर लें और 3 महीने में इसका निष्पादन अंतिम रूप से इसे निष्पादित कर दें अपने न्यायालय से। इसके लिए सक्षम प्राधिकार को स्थगन की प्रार्थना अस्वीकृत करने तथा मौखिक बहस का समय सीमित करने की भी शक्ति नियम 16(3) में दी गई है। अब आते हैं अबेटमेंट, जिसका जिक्र नियम 17 में किया गया है। नियम 17 कहता है अधिनियम की धारा 10 के प्रयोजनों से अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में संधारित कार्यवाही जिनमें मुद्दे वही हैं जो इस अधिनियम के किसी वाद के मुद्दे हों का उपशमन प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। पूर्वोक्त उपशमन के बाद इस अधिनियम के तहत वाद के मुद्दे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किए जाएंगे। इसमें यह कहता है नियम कि अनुसूची 1 में उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न, अनुसूची 1 में क्या है न्यायालय उल्लिखित? तो ओरिजिनल कोर्ट DCLR का कोर्ट है और अपीलेट कोर्ट कमिश्नर सर का कोर्ट है। इससे भिन्न किसी न्यायालय में संधारित कार्यवाही जिनमें मुद्दे वही हों, इशूज वही हों जो इस अधिनियम के किसी वाद के मुद्दे हों, जो इस वाद में इस अधिनियम के तहत दायर किसी वाद के मुद्दे हों, तब उसका अबेटमेंट, उसका उपशमन प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। मतलब इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आवेदक पे कि अगर सिमिलर केस किसी अन्य कोर्ट में चल रहा है, अन्य कोर्ट मतलब या तो DCLR साहब या फिर
कमिश्नर सर के कोर्ट से इतर कहीं चल रहा है तो ये चीज़ संज्ञान में लाना ये अपील एप्लीकेंट पिटिशनर की जवाबदेही है। अगर वो लाता है तो इससे इतर जिस भी न्यायालय में चल रहा होगा वहाँ से अबेट होगा वो वाद, और इस अधिनियम के तहत वाद के मुद्दे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किए जाएंगे। मतलब या तो DCLR साहब के हैं या फिर ओरिजिनली है तो और अपीलेट है तो कमिश्नर सर के हैं। 17 का उपनियम 2 अधिनियम की धारा 10 के प्रयोजनार्थ यदि सक्षम प्राधिकार को सूचना प्राप्त होती है कि सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित किसी मामले में प्रतिवादी द्वारा अथवा उसकी ओर से सिविल प्रकृति का मामला दायर किया गया है तथा जिसमें न्याय निर्णय के मुद्दे वही हैं जो व्यवहार न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में हैं, तो सक्षम प्राधिकार को अपने न्यायालय में मामला सांस्थित होने के संबंध में संबंधित न्यायालय को जानकारी देना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात संबंधित व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही उपशमित हो जाएगी। मतलब अगर सिमिलर इश्यूज पर मामले सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में इंस्टीट्यूट होते हैं, सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित किसी मामले में प्रतिवादी द्वारा अथवा उसकी ओर से सिविल प्रकृति का मामला दायर किया गया है तथा जिसमें न्याय निर्णय के मुद्दे वही हैं जो व्यवहार न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में हैं, तो सक्षम प्राधिकार अपने न्यायालय में मामला सांस्थित होने के संबंध में संबंधित व्यवहार न्यायालय को जानकारी देगा और तत्पश्चात व्यवहार न्यायालय में कार्रवाई उपशमित हो जाएगी। मतलब अगर सिमिलर इश्यूज पर वाद प्रति रेस्पोंडेंट के द्वारा सिविल कोर्ट में दाखिल सक्षम व्यवहार न्यायालय में दाखिल किया गया होगा और सेम मैटर इनके सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में भी है, तो वैसी परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार इसकी सूचना सक्षम व्यवहार न्यायालय को देंगे। इसके उपरांत वो मामला सिविल कोर्ट में उपशमित होगा और इस अधिनियम और नियम के तहत DCLR सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में निष्पादित होगा। ये बहुत ही वास्ट पावर यहाँ पर सक्षम प्राधिकार मतलब DCLR साहब को दिया गया है। ऐसा करने से क्या लाभ है, इस अबेटमेंट को क्यों यहाँ दिया गया है? तो एक तो यह डुप्लीकेसी से बचाता है। एक ही मामला दूसरी अदालत में हो वहाँ से उसको हटना चाहिए, हट गया तो डुप्लीकेसी से वो बचता है, दोहरी कार्रवाई को रोकता है। दूसरा पैरेलल केस से बचाता है। एक ही बार दो न्यायालय में मामले चल रहे हैं, दोनों में अलग अलग डिसीजन आ गया तो कन्फ्यूजन भी होगा, तो पैरेलल केस से भी बचाव हो जाता है। अब आते हैं नियम 18 पर। सक्षम दंडाधिकारी को संदर्भन रेफरेंस टू कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। अधिनियम की धारा 11 के प्रयोजनों से सक्षम प्राधिकार यदि वह अपने समक्ष कार्रवाई के दौरान संतुष्ट है कि किसी पक्षकार ने कोई आपराधिक कृत्य किया है या शांति भंग होना संभावित है, इसे दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों के अनुसार न्याय निर्णय के लिए सक्षम दंडाधिकारी के न्यायालय में संदर्भित कर सकता है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा भूमि विवाद जहां लॉ एंड ऑर्डर उत्पन्न होने की संभावना है, तो वहां मैटर को इस हद तक वो मतलब सक्षम प्राधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रेफर कर सकते हैं ताकि वहाँ स्टेटस को यथास्थिति जब तक कि वाद का निष्पादन ना हो बनाए रखा जा सके। 19 में आवधिक प्रतिवेदन की बात कही गई है। ये एक तरीके से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है ओरिजिनल कोर्ट का। इसमें कहता है अधिनियम की धारा 12A के प्रयोजनों से सक्षम प्राधिकार नियमावली के प्रपत्र 2A एवं B में समाहर्ता को प्रति 3 माह पर आवधिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा, जिसमें उसके द्वारा निष्पादित वादों की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ इम्पोर्टेंट है
प्रपत्र 2A और 2B, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। 2A और 2B, जिसमें प्रति 3 माह पर आवधिक प्रतिवेदन समर्पित समाहर्ता को किया जाना है। नियम 20, प्रतिवेदन की मांग करना। समाहर्ता सक्षम प्राधिकार से नियमावली के प्रपत्र 3 में उसके समक्ष दायर वादों के अंतिम न्याय निर्णय से संबंधित प्रतिवेदन की मांग समय समय पर कर सकेगा। अगर समाहर्ता चाहे तो प्रपत्र 3 में अंतिम न्याय निर्णय से संबंधित प्रतिवेदन की मांग सक्षम प्राधिकार से कर सकते हैं और करेंगे। सक्षम प्राधिकार के क्रियाकलापों की समीक्षा। तो ये 18, 19, 20 ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के न्यायालय का एक तरीके से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। इसमें 21 में कहता है समाहर्ता समय समय पर सक्षम प्राधिकार से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र होगा, और ऐसी समीक्षा से यदि समाहर्ता संतुष्ट है कि बिना पर्याप्त कारण के वादों का द्रुत निष्पादन नहीं हो रहा है, अगर कोर्ट में मामले को अनावश्यक लटकाया जा रहा है, वह तथ्यों एवं आंकड़ों सहित एक मुहरबंद लिफाफे में राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार को आवश्यक कार्य तत्काल मामला प्रतिवेदित करेगा, वो रिपोर्ट भेज सकते हैं। पूर्वोक्त प्रतिवेदन आयुक्त के माध्यम से उसके मंतव्यों के साथ समर्पित किया जाएगा। अब ये 18, 19, 20, 21 ये तो कोर्ट का मॉनिटरिंग था, उससे संबंधित था कि एक में रिपोर्ट लेते हैं 12A, 12B में, एक में 3 में रिपोर्ट लेते हैं और एक में समाहर्ता चाहे तो रिपोर्ट भेज सकते हैं कमिश्नर सर के माध्यम से। अब सुनवाई के दौरान एक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो विवादी भूमि है उस पर फसल खड़ी हो, तो आखिर उस फसल उसका मालिक कौन होगा, वो कौन हार्वेस्ट करेगा उसको। तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार आदेश के द्वारा अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार विवादग्रस्त भूमि पर खड़ी फसल को जब्त कर सकेगा, और वाद के निष्पादन के उपरांत जब्त फसल को बिक्री के बाद जो पैसा प्राप्त होगा वो उसको सरकारी खाते में जमा करना है, और जिसके भी फेवर में वो निर्णय देते हैं फिर वो पैसा उनको दे देंगे। 30 दिन के अपील पीरियड जो है उसको वेट करने के बाद। यहाँ देता है सक्षम प्राधिकार आदेश के द्वारा अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार विवादग्रस्त भूमि पर खड़ी फसल को जब्त कर सकेगा। अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार सक्षम प्राधिकार खड़ी फसल की बिक्री करने, उसके बिक्री मूल्य को जमा करने तथा बिक्री मूल्य उपलब्ध कराने का आदेश दे सकेगा। अब आते हैं अध्याय 3 में, इसमें अपील की बात की गई है। सक्षम प्राधिकार के ने जो भी आदेश दिया है उससे अगर कोई पक्षकार विक्षुब्ध हैं तो वे अपील में 30 दिनों के अंदर कमिश्नर सर के न्यायालय में जा सकते हैं। सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि में, यहाँ भी टाइम 30 दिन का दिया गया है, 30 दिन की अवधि में आयुक्त जिसके क्षेत्राधिकार में आदेश पारित हुआ है के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। परंतु अगर 30 दिन में नहीं करता है तो फर्दर 30 दिन, परंतु आयुक्त यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा 30 दिनों के अंदर अपील दायर न कर पाने का समुचित आधार है तो 30 दिनों की अवधि के ऊपर पुनः 30 दिनों तक उसे विस्तारित करके अपील को प्राप्त कर निष्पादित कर सकेंगे। मतलब इसमें कुल पीरियड 30 + 30 60 डेज, 2 महीने का दिया गया है। आते हैं 23 उपनियम 3। अपील प्राप्त होने पर आयुक्त महोदय विवादी पक्षों को उपस्थिति तथा अपील का उत्तर यदि कोई हो समर्पित करने के लिए 15 दिनों का समय देते हुए नोटिस निर्गत करेंगे। तदुपरांत आयुक्त अपील सुनने की कार्रवाई करेंगे तथा जैसा वह विधि के अनुरूप समझें सक्षम प्राधिकार के आदेश को स्वीकृत, संशोधित, अस्वीकृत, संपुष्ट करने का आदेश पारित
कर सकेंगे। ये था अध्याय 3 हमारा एंड हो गया अपील तक। अब आते हैं अध्याय 4 में। ये सब कुछ कोर्ट के प्रोसीजर है, जैसे सब्स्टिट्यूशन ऑफ कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन। वाद लंबित है, उस बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो मृतक पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि ऐसे मृत्यु के 90 दिनों के अंदर अभिलेख पर आवश्यक पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दे सकते हैं और उसमें फिर सक्षम प्राधिकार को उन्हें स्वीकार करना होगा, जैसा वो उचित समझे उसके अनुसार नियमानुसार उन्हें पक्षकार बनाएंगे और फिर वो वाद को आगे सुनेंगे। कार्रवाइयों की लंबित अवस्था के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि ऐसे मृत्यु के 90 दिनों के अंदर अभिलेख पर आवश्यक पक्षकार बनने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस अवधि में कानूनी प्रतिनिधि से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तब मृतक पक्षकार के विरुद्ध कार्रवाई उपशमित हो जाएगी, माने अबेट हो जाएगा। परंतु अच्छे एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर सक्षम प्राधिकार कोई आवेदन मिलने पर सक्षम प्राधिकार उपशमन के आदेश को निरस्त कर सकेगा तथा कानूनी प्रतिनिधि प्रतिस्थापित कर सकेगा। मान लीजिए कि 90 दिनों में नहीं दिया, ठीक है, तो उस पक्षकार को अबेट कर दिया सक्षम प्राधिकार ने, लेकिन पुनः कुछ दिनों के बाद अगर कोई आवेदन प्राप्त होता है और उचित आधार अगर देता है वो आवेदन में, तो सक्षम प्राधिकार उपशमन के आदेश को निरस्त कर सकेंगे और कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। इंटरिम ऑर्डर पारित करने की परिस्थिति नियम 24 में इससे फर्क क्या पड़ेगा? इसमें ये जो नियम दिया गया है सब्स्टिट्यूशन का, इससे क्या है कि प्रायः जो राजस्व के मामले होते हैं लंबे खिंच जाते हैं। बताया मैंने इसको एक्सप्लेन करने के दौरान कि बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें विलंब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मृत्यु होने पर भी वारिस इस केस को जारी रख सकते हैं इस प्रावधान के कारण। दूसरा है कि केस बंद नहीं होता है और तीसरा लंबे विवादों में ये आम है, अगर नहीं रहेगा तो फिर उसके नेक्स्ट लीगल आयर प्रभावित हो सकते हैं प्रतिकूल रूप से। अब आते हैं अंतरिम आदेश पर। नियम 25 अंतरिम आदेश पारित करने की परिस्थितियों को कोडिफाई करता है। इसमें यह कहता है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम या अधिनियम की अनुसूची 1 में संदर्भित किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के किसी प्रावधान में कुछ भी होने के बावजूद सक्षम प्राधिकार या आयुक्त यदि वह अभिलिखित कारणों से संतुष्ट है कि उसके समक्ष आवेदन या कार्रवाई की लंबितावस्था में आवेदक को कोई हानि या क्षति या किसी अन्य आपवादिक परिस्थिति में ऐसा आवश्यक हो, अपवाद स्वरूप अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। आपवादिक परिस्थिति में मान लीजिए सुरक्षा हो या अवैध कब्जा या निर्माण का मामला हो, तो उसमें ये प्रावधान उपयोगी है जिसमें अपवाद स्वरूप अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति सक्षम प्राधिकार को दी गई है। अब आते हैं नियम 26। आदेश का हस्ताक्षरित तथा मुहरित होना। सक्षम प्राधिकार का प्रत्येक आदेश लिखित होगा तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और मुहरित होगा। अब आजकल ये डिजिटली साइंड होता है। आदेश खुले न्यायालय में घोषित होगा, तो ये रियल टाइम बेसिस पे जैसे ही DCLR साहब इसको डिजिटली साइन करते हैं वो लाइव हो जाता है, कोई भी पक्षकार उसे कभी भी देख सकते हैं। कुछ मामलों में आदेश तथा निर्देश। न्याय के प्रयोजन की प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकार यथावश्यक आदेश पारित कर सकेगा या निर्देश दे सकेगा। ये इस नियम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नियम 28 आदेश तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की आपूर्ति, तो ये सर्टिफाइड कॉपी लेने की बात करता है, तो ये सब भी अब आजकल डिजिटाइज कर दिया गया है और जो डिजिटली साइंड कॉपी है उसकी सच्ची प्रति की अब आवश्यकता नहीं। आदेश का संसूचन।
नियम 29 आदेश का संसूचन। किसी आवेदन पर पारित अंतरिम या अंतिम आदेश संबंधित प्राधिकारी जिसके आदेश को चुनौती दी गई है को आवश्यक अनुपालन के लिए संसूचित किया जाएगा। मतलब सभी पक्षकार को इंक्लूडिंग ऑफिसर्स को उसकी सूचना देनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आदेश का क्रियान्वयन अधिनियम की धारा 15 के प्रयोजन से अपील के आदेश यदि कोई हो के अध्ययन सक्षम पदाधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन कराएगा। यदि विहित अवधि के अंदर कोई अपील दायर नहीं की जाती है, वह उपर्युक्त आदेश का क्रियान्वयन या तो स्वयं कराएगा या किसी अन्य पदाधिकारी या कर्मी को उसे क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। तो नियम 30 सक्षम पदाधिकार द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को बताता है। क्रियान्वयन या तो सक्षम प्राधिकार स्वयं करा सकते हैं या किसी अन्य पदाधिकारी कर्मी को उसे क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। नियम 31 अधिनियम के तहत अधिकारियों का व्यवहार न्यायालय की शक्तियों से युक्त होना। इसमें नियम 31 सक्षम प्राधिकार को सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदत्त करता है। किन किन मामलों में करता है? तो शपथ पत्रों के द्वारा साक्ष्य की प्रविष्टि के लिए, किसी व्यक्ति को सम्मन करने के लिए, उसकी उपस्थिति अनिवार्य करने और शपथ पर उसका परीक्षण के लिए, दस्तावेजों के उपस्थापन को अनिवार्य बनाने के लिए और कॉस्ट इम्पोज करने। और सबसे अंतिम नियम 32 अधिनियम के तहत जांच तथा कार्रवाइयों का न्यायिक होना। अधिनियम के तहत प्राधिकारियों की सभी जांच या कार्रवाइयाँ भारतीय दंड विधान की धाराएं 196, 193 तथा 228 के तहत न्यायिक कार्रवाइयाँ मानी जाएंगी। मतलब 193 और 96 में अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, और कोई 228 में ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो भी दंडनीय अपराध होगा। ये था बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010। अगले एपिसोड में हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ आवेदन लेंगे और उसमें कैसे प्रोसीड करना है ये हम देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।